Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हम मान के चलेंगे कि हमारे पास y एक फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरीके के हैं 1, 2, 3 so on up to 100। और दूसरी चीज हम ये मान के चलेंगे कि h जो है वो एक फंक्शन है जो कि y से y की तरफ है और यही h जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे फंक्शंस है g जो कि y से y की तरफ है और सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी गिवन कंडीशन को g ऑफ h ऑफ j इज इक्वल टू होना चाहिए h ऑफ g ऑफ j के फॉर ऑल j बिलोंग्स टू y। और इसका टोटल जो है वो हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि टोटल 0 फंक्शंस होंगे। ऑप्शन बी दिया गया है कि 100 फैक्टोरियल फंक्शंस होंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है 10 की पावर 100 फंक्शंस होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि 10 की पावर 98 फंक्शंस होंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट भी नहीं है जिससे हमें ये चीज पता चल जाए कि कितने ऐसे फंक्शंस g हैं y से y की तरफ जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो है हम यूज करेंगे हमारी गिवन इंफॉर्मेशन को जिसमें हमें दिया गया है कि h जो है वो y से y की तरफ एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा h फंक्शन बेसिकली है क्या और फिर उसके बाद जो है हम सोचेंगे हमारे g फंक्शन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे 2 रिजल्ट्स के बारे में जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले रिजल्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि h जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि x से r की तरफ है और ये डिफाइन किया गया है हमारे सेट x के ऊपर जो कि सबसेट है कैपिटल R का। और इस केस में कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो f फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं x के अंदर और साथ ही साथ x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो उस टाइम पे हमें ये चीज मिलेगी कि f ऑफ x1 जो है वो लेस देन होगा f ऑफ x2 से। तो ये जो है वो डेफिनेशन है हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। अब हम आ जाते हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ। इसमें हम मान के चलेंगे कि a और b जो है वो 2 सेट्स हैं जहां पे हमारे a सेट के पास जो है टोटल m एलिमेंट्स है और साथ ही साथ b सेट के पास जो है टोटल n एलिमेंट्स है। तो उस टाइम पे जो टोटल होगा नंबर ऑफ फंक्शंस का जो कि a से b की तरफ होगा वो बराबर होने वाला है n की पावर m के। और ये वो दूसरा रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। सो ऑन दी होल हमें यही 2 रिजल्ट्स जो है वो यूज करने हैं आज के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस क्वेश्चन में कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो h फंक्शन है वो बेसिकली है क्या। तो उसके लिए जो है हम डिफरेंट फंक्शंस को कंसिडर करेंगे जो कि डिफाइंड होंगे फाइनाइट सेट्स के ऊपर। और ये जो फाइनाइट सेट्स हैं वो सबसेट होंगे हमारे y सेट के। और फिर उसके बाद जो है हम उन फंक्शंस का बिहेवियर देखेंगे या आप ये भी कह सकते हो कि हम देखेंगे कि वो किस टाइप के फंक्शंस होंगे ताकि उससे अंदाजा हो जाए कि हमारा h फंक्शन जो है वो बेसिकली होगा क्या। सबसे पहले केस में हम फाइनाइट सेट लेंगे y1 जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे और वो भी 1 और 2। और इसी के साथ ही हम कंसीडर करेंगे h1 फंक्शन जो कि y1 से y1 की तरफ होगा और ये जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारा h1 फंक्शन जो है वो बेसिकली होगा क्या। तो जो पॉसिबिलिटीज है हमारी h1 फंक्शन की वो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये है
जैसा कि हम जानते हैं कि h1 जो है वो डिफाइन है y1 से y1 की तरफ, और इसमें हम क्या करेंगे कि इस 1 को जो है वो मैप करेंगे 1 की तरफ, और साथ ही साथ इस 2 को जो है वो मैप करेंगे 2 की तरफ। तो इसमें बेसिकली हमारा h1 फंक्शन क्या है, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और साथ ही साथ ये फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा h1 फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है। अब हम आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। इसमें भी हमें पता है कि h1 जो फंक्शन है वो y1 से y1 की तरफ है, और इसमें हम क्या करेंगे कि इस 1 एलिमेंट को जो है वो मैप करेंगे 2 की तरफ। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि h1 ऑफ 1 जो है वो बराबर होगा 2 के। अब सवाल ये उठता है कि हम 2 को जो है किसकी तरफ मैप करेंगे, और उसको इस केस में जो है हम 1 की तरफ ही मैप कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि h1 ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर होगा। लेकिन ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जो है वो लेस देन होता है 2 के, और साथ ही साथ हमारा h1 फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि h1 ऑफ 1 जो है वो लेस देन होना चाहिए h1 ऑफ 2 से। सो ऑन दी होल ये चीज होनी चाहिए कि h1 ऑफ 2 जो है वो बड़ा होना चाहिए 2 से, और जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे इस केस के अंदर। तो इसका तो एक ही मतलब है कि हम इस टाइप का फंक्शन जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं हमारे h1 फंक्शन के लिए। और अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी की तरफ, जो कि है पॉसिबिलिटी थर्ड वन। और इसमें भी जैसा कि हम जानते हैं कि h1 जो है वो मैप करेगा y1 से y1 की तरफ। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस 2 को जो है वो मैप करेंगे 1 की तरफ, जिसका मतलब ये है कि h1 ऑफ 2 जो है वो बराबर होगा 1 के। और अब सवाल ये उठता है कि हम इस 1 को जो है वो कहाँ पे मैप करेंगे, और इस 1 के पास जो है एक ही रास्ता है कि ये जो है वो मैप हो 2 की तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, और साथ ही साथ h1 जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि h1 ऑफ 1 जो है वो लेस देन होगा h1 ऑफ 2 से, जिसका मतलब ये है कि h1 ऑफ 1 जो है वो लेस देन होना चाहिए 1 से, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टाइप के फंक्शन भी जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं हमारे h1 फंक्शन के लिए। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि h1 के लिए जो है हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि कंटेंडर हो हमारे h1 फंक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे केस नंबर 2 की तरफ। इसमें हम कंसिडर करेंगे फाइनाइट सेट y2, जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 1, 2 एंड 3, और साथ ही साथ हम इसमें कंसिडर करेंगे h2 फंक्शन, जो कि y2 से y2 की तरफ है, और साथ ही साथ ये जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अब हम इसमें भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो h2 फंक्शन है वो बेसिकली होगा क्या। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे h2 फंक्शन की ये है, जैसा कि आप जानते हो कि h2 जो है वो मैप होगा y2 से y2 की तरफ। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस 1 को जो है वो मैप करेंगे 1 की तरफ, 2 को मैप करेंगे 2 की तरफ, और साथ ही साथ 3 को मैप करेंगे 3 की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि h2 फंक्शन जो है वो इस केस में आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जो है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे h2 फंक्शन की। अब हम आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे कि इस 1 को जो है वो मैप करेंगे 1 की तरफ, लेकिन इस 2 को जो है वो मैप करेंगे 3 की तरफ। और अब सवाल ये उठता है कि हम इस 3 को जो है वो किस तरफ मैप करेंगे, और हमारे पास एक ही रास्ता है कि इसे हम मैप करेंगे 2 की तरफ, जिसका मतलब ये है कि h2 ऑफ 3 जो है वो बराबर होगा 2 के। लेकिन ये चीज जो वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, और साथ ही साथ h2 जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वहां से हम ये चीज कह पाएंगे कि h2 ऑफ 2 जो है वो लेस देन होगा h2 ऑफ 3 से, जो कि इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि h2 ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टाइप के फंक्शन जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं हमारे h2 फंक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे h2 फंक्शन के लिए होगी। इस h2 के केस में हम क्या करेंगे कि इस 1 को जो है वो मैप करेंगे 2 की तरफ, 2 को जो है वो मैप करेंगे 3 की तरफ। तो इसमें ये जो 3 है इसके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि ये जो है वो मैप होगा 1 की तरफ। मतलब कि क्या है कि h2 ऑफ 3 जो है वो बराबर होगा 1 के। लेकिन ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, और साथ ही साथ h2 जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि H2 ऑफ 2 जो है वो लेस देन होगा H2 ऑफ 3 से, जिसका मतलब ये है कि H2 ऑफ 3 जो है वो बड़ा होना चाहिए 3 से। तो इसका मतलब यही है कि हम इस टाइप के फंक्शन भी जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं हमारे H2 फंक्शन के लिए। और इसके अलावा अगर आप कोई भी पॉसिबिलिटी लेते हो हमारे H2 फंक्शन के लिए, तो वो भी फंक्शन जो है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता है हमारे H2 फंक्शन के लिए, क्योंकि इस केस में क्या है कि हमारा H2 फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे H2 फंक्शन के लिए जो है एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और इस तरीके से आप कितने भी Hn फंक्शन ले लो जो कि yn से yn की तरफ डिफाइन होंगे, जहाँ पे हमारा yn जो है वो एक फाइनाइट सेट है और ये जो है वो सबसेट होगा हमारे y सेट का, तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी हमारे Hn फंक्शन की कि वो जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, उसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है वो। और इन सभी Hn फंक्शन के बिहेवियर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे ये जो गिवन फंक्शन h है जो कि y से y की तरफ है, ये बेसिकली होगा क्या। अगर मैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी की बात करूं हमारे h फंक्शन की, और जैसा कि आप जानते हो कि ये जो h है वो y से y की तरफ है, और इसमें हम क्या करेंगे कि इस 1 को मैप करेंगे 1 की तरफ, 2 को मैप करेंगे 2 की तरफ, 3 को मैप करेंगे 3 की तरफ, सो ऑन करते करते 100 को मैप करेंगे 100 की तरफ। तो बेसिकली इसमें हमारा h फंक्शन जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है और जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे h फंक्शन की। अब हम आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि h फंक्शन जो है वो डिफाइन है y से y की तरफ, और इसमें हम क्या करेंगे कि h ऑफ 1 को जो है वो 1 के बराबर नहीं लेंगे। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि h ऑफ 1 को जो है वो बड़ा लेंगे 1 से। तो इसका मतलब यही है कि h ऑफ 1 जो है वो बराबर हो सकता है 2, 3, 4 सो ऑन करके। और अगर हम मान लेते हैं कि h ऑफ 1 जो है वो बराबर है 2 के, तो इसका मतलब तो यही होगा कि हमारा h ऑफ 2 जो है वो बराबर होगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से अगर हम प्रोसीड करते रहे तो हमारे नंबर 100 के पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जिससे हम इसे मैप कर सकें, क्योंकि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टाइप के फंक्शंस भी जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमारे पास h फंक्शन है जो कि y से y की तरफ है और साथ ही साथ ये जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी हमारे h फंक्शन की कि ये जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जिसका मतलब ये है कि h ऑफ x जो है वो बराबर होगा x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y। तो अब आपको पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में जो हमें h फंक्शन दिया गया है वो बेसिकली एक आइडेंटिटी फंक्शन है। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वही हिसाब हुआ है इस केस में। और अब जो है हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के मेन मुद्दे की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया कि कितने ऐसे फंक्शंस g हैं जो कि y से y की तरफ है, जो कि सैटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। और ये पता लगाने से पहले हम ये चीज देखेंगे कि अगर हमारा h फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है तो उस टाइम पे ये कंडीशन जो है वो बेसिकली क्या होगी। सबसे पहले मैं इस कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड लूंगी जो कि है g ऑफ h ऑफ j विच इज इक्वल टू होगा g ऑफ j के बराबर, क्योंकि इस केस में क्या है कि मेरा h ऑफ j जो है वो बराबर होगा j के, जहाँ पे मेरा j जो है वो बिलोंग करेगा y के अंदर। और फिर उसके बाद मैं कंसीडर करूंगी इस कंडीशन की राइट हैंड साइड जो कि है h ऑफ g ऑफ j विच इज इक्वल टू होगा g ऑफ j के बराबर। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल गई होगी कि जब मैंने h को जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन लिया है तो उसके बाद ये कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके की है कि g ऑफ j जो है वो बराबर होगा g ऑफ j के, जो कि एक ट्रिवियल कंडीशन है। और इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है वो वैलिड होगी हमारे हर एक फंक्शन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें पूछा गया है कि कितने ऐसे g फंक्शंस हैं जो कि सैटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। और अभी हम डिस्कस करके आए कि जब हमने इस केस में h की जगह आइडेंटिटी फंक्शन लिया तो ये कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन गई जो कि होल्ड करेगी हर एक फंक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें बेसिकली इतना ही बताना था कि कितने ऐसे फंक्शंस g हैं जो कि y से y की तरफ है, जहाँ पे हमारा y जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके पास टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। तो रिजल्ट नंबर 2 के मुताबिक ये जो है वो बराबर होगा 100 की पावर 100 के।
अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि कितने ऐसे g फंक्शंस है जो कि y से y की तरफ है और सैटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। उसका टोटल वैल्यू जो है वो बराबर है 100 की पावर 100। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।